हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 9 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी है कौन करेगा। मतलब 2022 महिला एशियाई कप है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी मेजबानी है वो कौन करेगा। तो इसकी 2022 महिला कप की मेजबानी है वो करेगा मुंबई पुणे है 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। वहीं भारत में महिला एशियाई कप है वो मुंबई के जो पुणे में आयोजित किए जाएंगे। जब एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने प्रतिभागियों के लिए यात्रा के समय को कम करने के लिए और जैव सुरक्षित बुलबुलों के लिए इष्टतम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भुवनेश्वर और अहमदाबाद के स्थानों के रूप में है हटा दिया गया है, ताकि जो फुटबॉल मतलब जो इससे जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी यात्रा का जो मतलब ट्रैवलिंग टाइम है उसको कम किया जा सके। उनको जैव सुरक्षित मतलब उनको ज़्यादा उनकी हेल्थ की सुरक्षा के लिए है। इसके जो पहले अहमदाबाद और भुवनेश्वर शहर थे उनको हटा दिया गया और अब इसकी है मुंबई पुणे में इसकी मेजबानी करेगा। अगर बात करें अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल और एरिना और पुणे के जो बॉडी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नए स्थानों के रूप में है चुना गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सरकार ने MSME में क्या शामिल किया है। जो भारत सरकार है उसने हाल ही में MSME है उसके क्षेत्र में कुछ शामिल किया है, तो वह क्या है। तो ये शामिल किया है खुदरा और थोक व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सरकार ने MSME में खुदरा और थोक व्यापार है उसको हाल ही में शामिल किया है। सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में है शामिल करने का है इसका निर्णय ले लिया है। और यह खुदरा और थोक व्यापार है अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत है, हम करवा सकते हैं। मतलब इसका एक ऐप है उस पर हम रजिस्टर करवा सकते हैं। ये MSME के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल है। और यह है एक अगर बात करें खुदरा और थोक व्यापार के इसमें, तो यह ऋण योजना है। मतलब इसके तहत है लोन दिया जाता है जिससे कि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है केशव दत्त और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक ओलंपिक के स्वर्ण विजेता थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे और ये किस खेल से संबंधित थे। अगर बात करें इनके खेल की, तो ये हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो केशव दत्त हैं वो हॉकी खेल से संबंधित थे और ये गोल्ड मेडलिस्ट थे किसके, ओलंपिक के। तो हॉकी में 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे केशव दत्त। मतलब हॉकी में इन्होंने 2 बार इनको गोल्ड मेडल मिला था और वह 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का भी हिस्सा रहे थे। मतलब जो 1948 में भारत को आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो ओलंपिक हुए थे 1948 में, उसको भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का उसमें इस टीम हॉकी टीम का वो हिस्सा रहे थे। उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद है पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता था। इन्होंने 1947 में हॉकी जादूगर जो मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी जादूगर के नाम से जाना जाता था, 1947 में उनके नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का भी दौरा किया था और अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एन वेणुधर रेड्डी ने किस क्षेत्र किस के महानिर्देशक के रूप में है कार्यभार संभाला है। मतलब जो वेणुधर रेड्डी है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एन वेणुधर रेड्डी और ये ही अभी किसके महानिर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है। तो आपके ऑप्शन है ए अमर उजाला, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी फेसबुक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। तो एन वेणुधर रेड्डी ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। एन वेणुधर रेड्डी एक भारतीय सूचना सेवा और 1988 बैच के IIS अधिकारी हैं और इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार है वो संभाला है। अगर बात करें ऑल इंडिया रेडियो की आधिकारिक तौर पे, मतलब कि
ऑल इंडिया रेडियो है वो 1957 में आकाशवाणी के रूप में है वो जाना जाता है। 1957 के बाद से नाम इसका ऑल इंडिया रेडियो है, पर ये आकाशवाणी है 1957 के बाद से इसके रूप में जाना जाता है। अगर बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना है वो 1936 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो संसद मार्ग नई दिल्ली में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन है वो किसने किया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी और उनके हाल ही में एक युद्ध स्मारक बनाई गई है इनके लिए। उसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा है वो किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध का स्मारक का उद्घाटन है वो भारतीय सेना ने किया है। तो अगर बात करें कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की, तो 1999 ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान है शहीद हुए थे ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर। इनका जन्मदिन था, उसी के अवसर पर भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास है गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन किया है। किससे संबंधित है ये? बिरसा मुंडा में 1999 में। तो गुरजिंदर सिंह सूरी को बाद में महावीर चक्र यानी मरने के बाद मरणोपरांत महावीर चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर मतलब इनकी जो युद्ध स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर उनके जो पिता थे लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सिंह, जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो भी उपस्थित थे। अगर बात करें बिरसा मुंडा ऑपरेशन बिरसा मुंडा जो कि 1999 में हुआ था, तो इस बिरसा मुंडा ऑपरेशन है, इसमें भारतीय सेना की जो बिहार बटालियन द्वारा पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ है एक दंडात्मक छापा है किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 17 सैनिक, कितने 17 सैनिक है वो मारे गए थे और उसी में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी भी शहीद हो गए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वीरभद्र सिंह और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो कांग्रेस के ये अगर पार्टी की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री थे और इनका 8 अप्रैल 1983 से इनका जो कार्यकाल है वो ये अनुभवी राजनेता थे। हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक के अब तक के रहने वाले मुख्यमंत्री बने थे और इन्होंने जो कार्यभार है वो पहला है ये 8 अप्रैल 1983 में से 5 मार्च 1990 तक, 3 दिसंबर से 1993 से 23 मार्च 1998 तक, 6 मार्च 2003 से 29 दिसंबर 2007 तक और फिर 25 दिसंबर 2012 से 26 दिसंबर 2017 तक ये 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बन चुके हैं। मतलब ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अनुभवी राजनेता और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी थे और ये कांग्रेस पार्टी के थे और हाल ही में इनका है निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित हैम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मान है उसे किससे सम्मानित किया गया है। जो हैम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है उसे हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है कौशिक बसु जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि कौशिक बसु है, इनको हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कौशिक बसु जी और इन्हें ही सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें अर्थशास्त्री कौशिक बसु है ये और इनको अर्थशास्त्र के लिए हैम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के मतलब किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार है जर्मनी के हैम्सबर्ग में बुरेसिस लॉ के स्कूल के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर हर्षवर्धन सैफर, डॉक्टर हंसवर्धन सैफर थे, उनके द्वारा है ये प्रदान किया गया था। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री के प्रोफेसर थे और
ये हाल ही में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, डीएमसीआर ने भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग है वो कहाँ लॉन्च की है। तो हाल ही में डीएमसीआर ने भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस है उसकी पार्किंग का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये की गई है कश्मीरी गेट में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कश्मीरी गेट में है इस पार्किंग का है उद्घाटन किया गया है। इसमें ये पूरी तरह से कैशलेस पार्किंग है। दिल्ली मेट्रो अभी कहाँ बनी है कश्मीरी गेट में, तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत कहें भुगतान इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में यूपीआई के नाम से जाना जाता है, इसकी आधारित पार्किंग सुविधा है। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो वो समय को प्रवेश के समय को, आने जाने को जो टाइम लगता है उसको कम करने के लिए इसका उद्देश्य है। और ये सुविधा है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई थी, जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन यानी एमएमआई की पहल के हिस्से के रूप में है इसे शुरू किया गया। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में डीएम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को शॉर्ट में है अगर बात करें तो इसे डीएमआरसी के नाम से जाना जाता है। और डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड स्वाइप करके ही दो पहिया वाहनों को एंट्री दी जा सकेगी। मतलब जो टू व्हीलर्स होंगे जैसे कि बाइक्स वगैरह, तो इनको जो डीएमआरसी मतलब कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्ड होता है उसको स्वाइप करने के बाद ही इनको एंट्री दी जाएगी। और क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई ऐप के माध्यम से जो क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने के बाद जो यूपीआई के माध्यम से पार्किंग का शुल्क है वो भुगतान भी किया जा सकता है। मतलब जो पार्किंग का जो चार्ज है वो भी पे किया जा सकता है यूपीआई कोड यूपीआई ऐप से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति जेनेविल मोइस की घर में घुसकर है वो हत्या कर दी गई है। तो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में जोवेनेल मोइस है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जोवेनेल मोइस, और इनकी हाल ही में घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई है। तो ये कहाँ के थे, तो ये हेती देश है, हेती प्रांत के ये राष्ट्रपति थे, उनकी हाल ही में घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जेनेविल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई, उनकी जो पत्नी थी उनको भी घायल कर दिया गया। जेनेविल मोइस की तो मौत हो गई है, पर जो उनकी पत्नी है वो उनकी हालत है अभी मतलब गंभीर रूप से बनी हुई है। अंतरिम प्रधानमंत्री के एक ऐसे अधिनियम की घोषणा की जो कि सामूहिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे कैरिबियाई राष्ट्र को और अधिक अस्थिर करने का जोखिम रखता था, और इसी के विरोध में इन पर है ये हमला हुआ है। और राष्ट्रपति को आबादी के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो उनके जनादेश को नाजायज मानते थे, और उन्हें 4 वर्षों से 7 प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मंथन किया गया। तो हाल ही में जोसेफ को केवल 3 महीने केवल 3 महीने के बाद ही इस पद से वो है प्रतिस्थापित किया गया था। और हैती अगर बात करें, ये हैती प्रांत से तो हैती की जो राजधानी है वो पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा की बात करें तो हैतियन गॉर्दे यहाँ की मुद्रा है, और ये महाद्वीप पड़ता है उत्तर अमेरिका में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम है वो किसके नाम पर रखा है। हाल ही में जो अपनी भारतीय सेना है उसने एक फायरिंग रेंज है उसका नाम है वो रखा है किसके नाम पर। तो आपके ऑप्शन है सोनू सूद, वी विद्या बालन, सी अक्षय कुमार या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी कि विद्या बालन। आप इमेज में देख सकते हैं ये है बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री है, मतलब एक्ट्रेस है विद्या बालन, और भारतीय सेना ने एक फायरिंग रेंज है उसी विद्या बालन के ही नाम पर इस फायरिंग रेंज का नाम है वो रखा है। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक भारतीय सेना की जो कश्मीर में फायरिंग रेंज है इसका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में स्थित है। जो विद्या बालन फायरिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग जगह है वहाँ पर स्थित है। यह फैसला है भारतीय सेना में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। जो विद्या बालन ने भारतीय सेना को के योगदान प्रति योगदान था उसको देखते हुए ये इनका नाम है इस को दिया गया। ये साल की शुरुआत में, मतलब साल की शुरुआत में अभिनेत्री जो ये विद्या बालन थी उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भी शामिल हुए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, बजाज
बजाज आलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बैंक के साथ है वो समझौता किया है। जो बजाज आलियांज है उसने हाल ही में जो बीमा उत्पादन है उसकी पेशकश के लिए किस बैंक के साथ है वो समझौता किया है। तो आपके ऑप्शन है SBI, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल या डी ICICI बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। तो बजाज आलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों के लिए बैंक ऑफ इंडिया है इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। बजाज आलियांज की बात करें तो ये जनरल इंश्योरेंस बैंक ऑफ इंडिया ने 5084 शाखाओं के बैंक नेटवर्क के माध्यम से बजाज आलियांज के जनरल इंश्योरेंस के उत्पादों को वितरण के लिए एक कॉर्पोरेटिव एजेंसी है उसके साथ समझौता किया है। कितने? 5084 शाखाओं के बैंक नेटवर्क के माध्यम से। अब बात करें इसने बजाज आलियांज ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका जो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो मुंबई में है। वही अगर बात करें MD एंड CEO की, तो इसके अतुनी कुमार दास इसके MD एंड CEO हैं। अब किसने किया है? बजाज आलियांज ने। तो बात अगर बजाज आलियांज की करें वहीं, तो बजाज आलियांज के जो प्रबंधक एंड निर्देशक है वो तपन सिंधेल हैं और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 है वो जारी की गई है। मतलब जो हाल ही में एक विदेश विभाग है उसके द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट है वो 2021 है वो जारी की गई है। तो ये किसके विदेश विभाग द्वारा की गई? तो ये अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अमेरिका के जो विदेश विभाग है उसके द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 है वो जारी की गई है। अब ये है क्या? तो अमेरिका के जो विदेश विभाग द्वारा हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ा दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने में न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है, लेकिन सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास है इसके लिए किए हैं। मतलब अभी भी जो मानवों की तस्करी है वो होती है, भारत है इसको न्यूनतम जो मानक है इसके वो पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत सरकार की पूर्ण तरह से इसको रोकने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव है वो पारित किया? हाल ही में जो विधान परिषद बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार ने एक प्रस्ताव है उसको पारित किया है, तो वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 159 अनुच्छेद है उसके द्वारा ये विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी है। मतलब जो पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस है और इसका जो नेतृत्व करती हैं वो है ममता बनर्जी। और हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत है वो विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव है इसको पारित किया है। विधान परिषद के निर्णय के लिए 6 जुलाई 2021 को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव है वो पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया? 6 जुलाई 2021 को है यह पारित किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राजस्थान में कौन से मंत्रालय ने चौथे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? जो राजस्थान है उसमें हाल ही में चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है, तो इसको ये किस मंत्रालय द्वारा है इसको मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपके पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य को बनाने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। कौन सा नाम होगा इसका? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य इसको मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद ये अभ्यारण्य है वो पूर्व तरह से रणथोर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स, कहाँ पे मुकुंदरा हिल्स है उसको टाइगर रिजर्व है उससे जोड़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का है जुर्माना लगाया है? तो आप इमेज में देख सकते हैं ये है ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और इन पर ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में जुर्माना लगाया है। तो वो कितने रुपए का लगाया है? तो ये इन पर लगाया है 5 लाख रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए है उसका जुर्माना लगा दिया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किस लिए लगाया गया? जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंध रखने के आरोप में इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और साथ में ही ममता ने चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से हटाने की इसको मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ममता ने न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए है जो ममता बनर्जी हैं उनके द्वारा न्यायपालिका की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश है, और इसीलिए इनकी जो है 5 लाख रुपए का इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।